हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से इडोटेरिया के द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया है समान अध्ययन का, उसी का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और 10 आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। टोटल 100 प्रश्न देखेंगे। और फ्रेंड्स, इससे पहले का जो वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया गया, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पर अगर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाने में प्रयोग होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा जिंक और कार्बन, ऑप्शन नंबर ए, माफ कीजिएगा, जिंक और कार्बन जो है, देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे जो दिया हुआ फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। प्राप्यतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि लंबी कूद लगाने वाला कूदने से पहले क्यों दौड़ता है। तो इसका रीजन है क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है, इसलिए वह लंबी कूद लगाने से पहले क्या करता है, तो दौड़ता है। बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें किया जाता है। सही है, साबुन के निर्माण में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अब अगला प्रश्न, न्यूक्लिक अम्ल में निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है। तो ग्वानिडीन जो है फ्रेंड्स, यह न्यूक्लिक अम्ल में नहीं पाया जाता, बाकी साइटोसिन, थायमिन और एडेनिन जो है इसमें पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग जो है शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किया जाता है। तो ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, नौसादार और नमक के मिश्रण से नौसादर को कैसे अलग कर सकते हैं। सही आंसर है, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा जो है ये अलग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। एंथोसाइनिन जो है फ्रेंड्स, देखिए यह एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है, तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणुभोजी को सही रूप में संदर्भित करता है। जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु जो है यह जीवाणुभोजी के रूप में संदर्भित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है। सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह श्वसन क्रिया से संबंधित कोशिकांग है। तो डी जो है इसका देखिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में श्वेत रुधिर कोशिकाओं यानी कि WBC तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या है। सही आंसर इसका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर जो सी में दिया हुआ है 1:600। 1 अनुपात जो है यह क्या हो जाएगा, यह WBC का हो जाएगा, और 600 जो है यह किसका हो जाएगा, तो ये RBC का अनुपात हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12, और इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए का मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो मिलान करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है देखिए बिल्कुल करेक्ट होगा। 1 का ए हो जाएगा। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत जो है पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। 2 का होगा बी। ऑस्टियोलॉजी में किसका, हड्डियों का अध्ययन होगा। 3 में सी है, यानी कि लैपिडटेरियोलॉजी के अंतर्गत जो है तितलियों का अध्ययन होता है, और माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक यानी कि फंगस का अध्ययन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पाया जाता है।
तो यह पाया जाता है कोशिका झिल्ली में, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है ये। ए इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता है? ऑक्सिन हार्मोन जो है ये केवल प्लांट्स में पाए जाते हैं, ये जानवर में नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? पेंटोज शर्करा जो है फ्रेंड्स यह डीएनए में पाई जाती है। तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा जो है यह आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की? तो यह सर्वप्रथम किया था सातवाहन वंश। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो वह ग्रंथ है अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा बिल्कुल सही। अब अगला प्रश्न जो है इस सेट का, दीवान ए मखफी शीर्षक से कविताएं किसके द्वारा लिखी गई? तो यह लिखी गई जेबुनिसा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासकों से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ए का 4 होगा। दोहरा गुंबद जो है यह किसके स्मारक है? सिकंदर लोदी के। बी का 1 है यानी कि अष्टभुजीय मकबरा जो है यह शेर शाह के स्मारक है। उसके बाद सी का हो जाएगा 3 यानी कि सत्य मेहराबी मकबरा जो है फ्रेंड्स यह हो जाएगा इसका जो है यह बलबन के स्मारक है। और गोल गुंबद जो है यह मोहम्मद आदिल शाह के स्मारक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 जो दिया हुआ है इसमें, किस युद्ध में मैसूर मराठा तथा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का निर्णय किया था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और यह युद्ध कब हुआ था? तो 1767 से लेके 69 के बीच में जो है यह हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? तो वह राजा जो था वह था इब्राहिम शाह सरकी। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि मुगल काल में निम्न में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार करने के लिए पुलों और नावों की व्यवस्था करना था? तो वह था मीर ए बहर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन नहीं किया था? तो वह प्रांत था मध्य प्रांत। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहां और कब किया था? तो सर्वप्रथम इनके द्वारा किया गया था अहमदाबाद में 1918 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। अब अगला प्रश्न है कि क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े समाचार पत्र के गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो देखिए एक तरफ जो यहाँ पे दिया हुआ संध्या समाचार पत्र, इसके संपादक सचिंद्र नाथ सान्याल, ये गलत हो जाएगा। संध्या समाचार पत्र के संपादक जो है ये सचिंद्र नाथ सान्याल नहीं बल्कि ब्रह्म बांधव उपाध्याय थे, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आप चलिए अब अगला प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर जो 27 दिया हुआ है, देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है? यह किसने कहा था? तो यह कहा था दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 8 नवंबर 1927 को सर जॉन सैमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की घोषणा की गई थी? तो वह प्रधानमंत्री थे स्टैनली बाल्डविन। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है इसका बिल्कुल सही आंसर।
अगला क्वेश्चन है 1858 के अधिनियम द्वारा भारत पर शासन किया जाना था, किनके नाम पर या किनके द्वारा? तो यह ब्रिटिश क्राउन के नाम पर जो है शासन किया जाना था। याद रखना ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 2 और 3 हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली और के एम पनिक्कर जो है यह 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे, जबकि तेज बहादुर सप्रू जो है ये सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 31 और इस प्रश्न में कह रहा है कि आदिम निर्वाहक कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा या कौन से जोड़े सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही है इसका ऑप्शन नंबर देखिए बी, केवल 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, केवल 1 और 2 हो जाएगा। झूमिंग कृषि पद्धति दक्षिण पूर्व एशिया में और 2 में मिल्पा जो है यह मैक्सिको में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर यहाँ पे हो जाएगा 32। कह रहा है इसमें कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, कुरंग कुमे जिला हो जाएगा। ठीक है, कुरंग कुमे जिला जो कि कहाँ पे पाया ये कहाँ के जिला है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के है। ठीक है, याद रखना है ये अरुणाचल प्रदेश के जिला है ये। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वह है पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी। इसका लिंगानुपात क्या था? तो प्रत्येक 1000 पुरुष पर जो है 1037 महिलाएं। याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। अब अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह प्रदेश है दादर नगर हवेली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ये कथन इसका सही नहीं है, क्योंकि इसके जो 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक वर्ष नहीं बल्कि 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? सही है, संवैधानिक निराकरण का अधिकार, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? उप निरीक्षक पुलिस जो है देखिए यह एक कार्यपालिका का अंग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या उद्घोषित होता है? भारत अर्ध संघीय, ये उद्घोषित होता है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? सही है, संसद जो है बजट जो है वो पारित करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इस सेट का, कह रहा है इसमें कि भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है? तो ये देखते हैं वहां का उपराज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो यह है मणिपुरी नृत्य शैली की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? वह कौन सा त्योहार है? वह त्योहार है हम्पी मेला। इसको विजय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है IBM 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी की कंप्यूटर है? तो यह तृतीय पीढ़ी की कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो यह लोसर को मनाया जाता है तिब्बती नववर्ष के रूप में। ऑप्शन नंबर ए में है बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में क्या सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है?
खाद्य वस्तुएं जो है यह सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद युवा संगम पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? याद रखना, इसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है जारी किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है कि एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है, तो यह उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके किया जा सकता है। डी में इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? वह कर है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉट स्पॉट नहीं है? गारो हिल्स जो है यह हॉट स्पॉट नहीं, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ बिल्कुल सही। और आइए अब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जो है यह सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अब प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इस क्रम में इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया को इंगित करता है? वह है परासरण नियमन प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। और नेक्स्ट है, शीत कोष्ठ भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है। सी माफ कीजिएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, कुछ समुद्रीय जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को बायोलुमिनेसिसेंस कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित सम्मेलनों पर विचार कीजिए और प्रयुक्त में से कौन सा जोड़ा या कौन से जोड़े जो है इसमें सही सुमेलित है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी जो है देखिए सही सुमेलित है। एक तरफ कन्वेंशन, दूसरी तरफ लागू हुआ, उसका वर्ष दिया गया है। तो बेसल कन्वेंशन जो है ये वर्ष 1992 में जो है लागू हुआ था, बिल्कुल सही है। रॉटरडैम कन्वेंशन जो है फरवरी 2004 में, बिल्कुल सही। स्टॉकहोम कन्वेंशन मई 2004 में, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर डी जो है देखिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि वायु में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीतल के रंग को खराब करने के लिए उत्तरदायी है? वह है हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता? वह कौन सा तत्व है जो कि परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो याद रखना है, वह तत्व है कैडमियम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। जल के किस अवस्था का तापक्रम सर्वाधिक होगा? जल के किस अवस्था का तापक्रम सर्वाधिक होगा? सही आंसर है वाष्प यानी कि भाप का जो है तापक्रम सर्वाधिक होगा। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? वह कौन सा विटामिन है जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो वह विटामिन जो है फ्रेंड्स वह है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न में है, एफ्ला नामक विष निम्न में किससे बनता है? तो यह बनता है कवक यानी कि फंगस में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे इस सेट का। कह रहा है इसमें कि एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? सही हो जाएगा देखिए इसका 100 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? छिपकली जो है फ्रेंड्स ये स्तनधारी के अंतर्गत नहीं आता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी हड्डी हथेली में पाई जाती है? तो वह है मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स हड्डी जो है यह कहां पाई जाती है? हथेली में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहां होता है? तो यह होता है छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो इसमें नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है यह एक विस्फोटक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कोशिका का निर्जीव भाग है? कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल जो होता है देखिए यह कोशिका का निर्जीव भाग होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा।
भारतीय गणतंत्रों ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक मौर्य राजवंश से अपनाया है? वह प्रतीक है सारनाथ की लाट। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न में है, निम्नलिखित शासकों में से किसने उच्चाधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया? वह थे हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन सा था? वह था पन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, अरब यात्री अल मसूदी ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की? वह शासक थे महिपाल प्रथम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पालों और प्रतिहारों के प्रशासन के संदर्भ में उपरिका शब्द का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है भुक्ति या प्रांत का प्रमुख। ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ देखिए बिल्कुल सही होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर केवल 2, 3 और 4 हो जाएगा, यानी कि पाल वंश, उसके बाद राष्ट्रकूट और उसके बाद जो है प्रतिहार वंश। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उपर्युक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? सही कालानुक्रम इसका ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ देखिए, सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, भारत में पुर्तगालियों का आक्रमण और कृष्णदेवराय का शासनकाल जो है सबसे लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मध्यकालीन भारत के दौरान फनम शब्द का उल्लेख किया गया था। तो यह किसके लिए किया गया था? सिक्के के लिए। डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 नंबर में दिया है कि लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से कौन सा कथन जो है इसमें से सही है? सही कथन ऑप्शन नंबर डी जो है 2, 3 और 4 हो जाएगा। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। उसके बाद है कि इनकी मृत्यु 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुई थी और इन्हें डबलिन में दफनाया गया। 4 में है लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा 25 में कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं था और आंदोलन के कारण कांग्रेस छोड़ दिया? वो कौन से नेता थे? सही है इनमें से सभी, यानी कि एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और विपिन चंद्र पाल, ये सब के सब जो है असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए मैसूर में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? 1818 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि भारत में भवन वास्तु पर स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव कहां परिलक्षित होता है? यह होता है पुडुचेरी में। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें कि भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? किसके समय में? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे? वह थे अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें 31 नंबर फ्रेंड्स कह रहा है कि हमारे सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन इसमें से सही है? तो इसमें जो राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 4 हो जाएगा। 1, 2 और 4। सप्तऋषि बिग बियर तारामंडल का हिस्सा बनाता है। सप्तऋषि उर्सा मेजर तारामंडल का हिस्सा बनाता है और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है वह सीरे है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 32 और इसमें है कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो यह नुब्रा घाटी के उत्तर में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पुराणों में किस नदी को मेकल पर्वत यानी कि मैकाल पर्वत की कन्या मेकल सुता कहा गया है?
तो वह नदी है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? तो यह गुजरती है मालदीव, गयावान और ब्राजील से होकर। ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 35 दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि वह, तो संघ का क्या कर्तव्य है? बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता है? तो वह लोकसभा एवं राष्ट्रपति के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता जो है नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि किस संवैधानिक सरकार के 2 आधारभूत मूल्य क्या होते हैं? अस्थिरता और स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुण से यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो वह गुण है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर। राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। ऑप्शन नंबर सी होगा। लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण प्रत्यक्ष रहता है, तो यह रहता है लोकसभा अध्यक्ष के पास। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निसार मिशन इसरो तथा किसके मध्य की संयुक्त परियोजना है? यह इसरो और नासा के मध्य जो है संयुक्त परियोजना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर। उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित है? इंदौर राजघराने से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? डेविड स्टन ने। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद तापू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश से। बी इसका राइट आंसर होगा। फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गायाजी की कुल लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 441 मीटर। ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 में निम्नलिखित में कौन सा कारण ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश का परिणाम नहीं था? वह कारण था आत्मनिर्भर ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थाएं। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निवल वृद्धि का योग। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर। अब जो अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, इस पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय यानी कि बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? कीटनाशक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही आंसर। और इस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न में से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है, इसे निम्नलिखित द्वारा समझाया जा सकता है। तो इसे ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनामिक्स के द्वितीय नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसके बाद आइए फ्रेंड्स कुछ स्मरणीय तथ्य जो है इस सेट में दिया हुआ है इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें देखिए ऋग्वेद के बारे में दिया हुआ है। यह सबसे प्राचीन वेद है, बिल्कुल सही। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है, ये भी सही है। इस वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। उसके बाद है कि इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का उल्लेख है। इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है, ये भी सही है। उसके बाद दिया है कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इस वेद में किया गया है और इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में जो है हम लोग इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और 10 कवर किए हैं। टोटल 100 प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि ये सेट भी आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को रिवीजन के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।